अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। हम अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग दोबारा मुलाकात हो रही है, खैर फ़िलहाल तो ऑनलाइन हो रही है, बट जो अल्लाह चाहे वो पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से दोबारा बातचीत करके। मेरी यादें दुआएं तो हमेशा आप लोगों के साथ रहती हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, जैसे पहले अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी थी और बहुत अच्छा सेशन होता है, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन होगा। शुरू से ही मैं आपको ये बात कह दूँ कि आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह रिलैक्स रहिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह इश्यूज़ नहीं आएँगे। जो मेरा बस थोड़ा-सा ना, वो जो अभी क्लास अभी गुज़री ना, उनको मैंने बहुत दफ़ा समझाया, लेकिन उनको थोड़े से ना वो फर्स्ट टाइम कर रही थी और उन्होंने जब इश्यूज़ फेस किए तो उनको थोड़े इश्यूज़ हुए। बट ये कि अल्लाह का शुक्र है, उनको भी समझ आ गई थी कि कोई इतना मसला नहीं है और वो हो कर लिया उन्होंने। उन बेचारों ने भी बड़ा मुश्किल टाइम गुज़ारा। बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। चलें हम स्टार्ट करते हैं। अब जो आपका चैप्टर जो है आउटलाइन तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो थोड़ा आउटलाइन शेयर कर दी, उसको देख लीजिएगा। बाकी ये है कि ऑनलाइन में ये होगा, रिकॉर्डेड ये लेक्चर्स होंगे, आप ये सुन लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो हम देख लेंगे कि इंडिविजुअल आप कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा ये सेशन भी। बाकी आपको अंदाज़ा हमने चलना किस तरीके से है, हम मिड से पहले सिलेबस कवर करके उसका देख डिसाइड कर लेंगे कि हमने क्या चीज़ें आगे इंशाल्लाह करनी है। उसमें फिर फाइनल से पहले भी वही होगा जैसे हमने पहले किया था। आपके असाइनमेंट्स हैं, 2 असाइनमेंट्स होंगी और 2 क्विज़ेज़ होंगे। उसके अलावा मैं आपको सेंड कर दूँगा कि आपके अटेंडेंस के कितने परसेंटेजेस मार्क्स हैं, फिर प्रेजेंटेशन के कितने मार्क्स हैं, ठीक है? वो आप देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका पहला टॉपिक है ना, दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च के अंदर एक इंसान को क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है जी। द चैलेंज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, ये टॉपिक है। क्वालिटेटिव रिसर्चिंग इज एक्साइटिंग एंड इम्पोर्टेंट। इट इज़ अ हाईली रिवॉर्डिंग एक्टिविटी बिकॉज इट इंगेजेस अस विद थिंग्स दैट मैटर इन वेज दैट मैटर। यस, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ना, ये क्वांटिटेटिव की आप कह लें ऑपोजिट है। क्वांटिटेटिव में आप तादाद देखते हैं, मेजर्स यूज निकालते हैं, आपने नंबर्स निकालने होते हैं, स्टेटिस्टिकली देखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपने नंबर्स नहीं देखने, आपने क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, बड़ी एक्साइटिंग इंपॉर्टेंट होती है। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ना, वो बिहेवियर के साथ की जा रही होती है, तो वो इस तरह की चीज़ों के साथ की जा रही है। तो इसीलिए उसने कहा है कि वो हमें उन चीज़ों के साथ इंगेज करती है जो मैटर करती है हमारे लिए, और उन तरीक़ों से कि वो मैटर करें। हमने क्वालिटेटिव रिसर्च इस तरीके से कंडक्ट करनी होती है, जैसे हम सर्वेस करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, कि हमारे पास ऐसा डाटा है जो कि ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो, अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर ऑल कंडीशंस ऑलमोस्ट। Through qualitative research, we can explore a wide array of dimensions of the social world, including the texture and weave of everyday life, the understandings, experiences, and imaginations of our research participants, the ways that social processes, institutions, discourses, or relationships work, and the significance of the meanings that they generate. अब यही चीज़ है कि हमने क्या कहते हैं, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, वो करके हमने ये चीज़ देखनी होती है कि सोशल वर्ल्ड जो है, देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादातर डील ही आपकी करती तो हर चीज़ से, सोशल से करती है, इकोनॉमिक्स से करती है, आपकी साइंटिफिक चीज़ों से करती है। असल चीज़ है कि सोशल वर्ल्ड को देखना। देखिए ना, लोगों के बिहेवियर होते हैं। अब बाज़ औक़ात तो नॉर्मल तो यही पैटर्न है ना, कि एक चीज़ बहुत महंगी होती है तो लोग उसको नहीं खरीदते, ये सोशल बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे भी एग्जाम्पशंस हैं। हमने देखा है कि बाज़ औक़ात एक चीज़ ब्रांड बन जाती है, बेशक वो महंगी हो, लोग उसे खरीदते हैं, तो ये सोशल बिहेवियर है। इनको हम किस तरह देखते हैं, हम इन बिहेवियर्स को किस देखते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू। और जो डाटा हमारे पास आता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसीलिए तो ये कहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च सोशल वर्ल्ड से डील करती है, टेक्सचर को, एवरीडे लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारे तजुर्बात, ये जो हमारे बड़े हमसे तजुर्बे अपने शेयर करते हैं ना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उनकी। जैसे हमारे बड़े कहते हैं ना कि एक की हदीस में भी अल्लाह ताला की बेशक माफ़ करें कि मोमिन बार बार डसा नहीं जाता, बिल्कुल उसी तरीके से। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप एक्सपीरियंसेस और जो इमेजिनेशंस हैं, जो चीज़ें उनके परसेप्शंस है, वो पार्टिसिपेंट्स के देखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स वगैरह भी हम आगे देखेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जब हम कर रहे होते हैं तो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लोग पार्टिसिपेट खुद वॉलंटरीली भी करते हैं, और बाज़ औक़ात हम लोगों को बताए बगैर भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। बट एथिक्स हमने आगे पढ़ने, तो हम ये देखेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स ये डिमांड करते हैं कि आप लोगों की जो प्राइवेसी है ना, उसका ख्याल रखें और लोगों की कंसेंट ज़रूर लिया करें जब भी हम सर्वेज वगैरह करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम सोशल प्रोसेसेस को देखते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, डिस्कोर्स होता है, डिबेट्स, इसको फर्दर हम देखेंगे। डिस्कोर्स होता है किसी चीज़ को एनालिसिस करना, डिबेट, रिलेशनशिप्स देखना। फिर जो मीनिंग्स वो निकालते हैं
उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारा कुछ हम क्वालिटेटिव रिसर्च में देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्वालिटेटिव रिसर्च की है नर्सेस के, ये कह सकते हैं यस, आप ये कह सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च करके आपने देखा है कि यस, जहां नर्सेस जो हैं वो जितना एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, जिस वार्ड के अंदर नर्सेस फॉर एग्जांपल 20 पेशेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल अगर 8 नर्सेस हैं तो वहाँ पे नर्सेस का बिहेवियर कैसा है, और जहाँ पर सिर्फ 20 पेशेंट्स के लिए एक नर्स है वहाँ नर्स का बिहेवियर कैसा है। ठीक है ना, अब ये क्वालिटेटिव रिसर्च करके देखते हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च आपको बताएगी कि हाँ जी 20 पेशेंट्स में जब आप 8 नर्सेस को रखते हैं तो वहाँ नर्सेस का बिहेवियर कैसा होता है, और जब आप 1 नर्स को रखेंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो जो आपके रिजल्ट आएंगे ना वो क्वालिटेटिव डाटा होगा। तो ये होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली होती है इसलिए जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हमारा बिहेवियर है, तो हम उसको क्वालिटेटिवली एनालिसिस उसका करके देखते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। We can do all of this qualitatively by using methodologies that celebrate richness, depth, nuance, context, multidimensionality, and complexity. Rather than being embarrassed or inconvenienced by them. देखिए इन सारी चीज़ों से हम परेशान होने की बजाय बेहतर यह कि क्वालिटेटिवली डाटा जनरेट करें, उसकी रिचनेस देखें कि वो कितना ऑथेंटिक है, उसकी डेप्थ देखें कि किस हद तक वो चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। नॉन्स नॉन्स मतलब कोई नॉवल चीज़, कोई नई चीज़, कितना वो हमें क्या कहते हैं फर्दर नॉलेज देता है। कॉन्टेक्स्ट क्या था, जैसे अभी मैंने बात की ना आपसे कि आप ये क्वालिटेटिव रिसर्च कर लें, 20 पेशेंट्स एक नर्स है, 20 पेशेंट्स 8 नर्सेज हैं, तो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया ना, 1 नर्सेज ज़्यादा है। ठीक है, बाज़ का फिर किसी के घर में अगर फॉर एग्जांपल डेथ हुई है तो उसके स्ट्रेस लेवल और होगा, कोई सदमे से गुजरा है तो उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा। ये सारी चीज़ें में क्वालिटेटिव रिसर्च बताती है। मल्टी डायमेंशनैलिटी, क्वालिटेटिव रिसर्च से मल्टी डायमेंशनैलिटी भी देखते हैं, यानी जो डिफरेंट डायमेंशन से हो। देखें ना, आपकी रिसर्च के सोशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, इकोनॉमिक भी होते हैं, ठीक है, रिलीजियस भी होते हैं, ये सारा मल्टी डायमेंशनल है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी को देखना, कॉम्प्लेक्स होता है कि किसी चीज़ का कितना पेचीदगी है उसके अंदर, ठीक है, कितनी डिफिकल्टी है उसको अंडरस्टैंड करने में। हर चीज़ अंडरस्टैंड एकदम तो नहीं हो जाती ना, जैसे अब ये देखिए कोविड है, इसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इसके ऊपर जो रिसर्च हो रही है सारी क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, कि होता क्या कि ये कोविड की वैक्सीन बनाई है, वो उसके स्ट्रेन्स बड़े डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रेन्स है, फिर डिफरेंट वेव्स में डिफरेंट किस्म की वो एक फॉर्म लेकर आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है सारी। Instead of editing these elements out in search of the general picture or the average, qualitative research factors them directly into its analysis and explanation. अब qualitative research ऐसे नहीं करती कि कुछ चीज़ों को साइड पे कर दे, कि इन फैक्टर्स को उठा के वो क्या कहते हैं जी एक जनरल पिक्चर में डाल दे तो इनको देखे ना, स्पेसिफिक चीज़ों का ना देखे। क्वालिटेटिव रिसर्च जनरल भी होती है, स्पेसिफिक भी होती है, वो इनका स्पेसिफिक एनालिसिस भी करती है, जनरल एनालिसिस भी करती है, और एक्सप्लेनेशन देती है कि इफ समथिंग इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग। This means that it has an unrivaled capacity to constitute compelling arguments about how things work in particular context. इसका मतलब है कि क्वालिटेटिव रिसर्च सिर्फ आपको एक जनरल पिक्चर नहीं देती, आपको स्पेसिफिक पिक्चर भी देती है। फॉर एग्जांपल एक जनरल पिक्चर में, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जनरली जब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो लोग उसको नहीं खरीदते, ठीक है, ये जनरल पिक्चर है। लेकिन एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट भी तो है कि कुछ चीज़ें ब्रांड्स बन जाती हैं जितना मर्जी, और कुछ चीज़ें नेसेसिटी में भी तो आती हैं, ठीक है, जितना मर्जी उनकी प्राइसेस बढ़ जाए। जैसे शुगर है, एक इस वक्त तो नेसेसिटी बनी हुई थी, तो शुगर की प्राइसेस जितनी मर्जी हाई चली गई, लोगों ने तो शुगर को खरीदा, ठीक है, तो जनरल पैटर्न नहीं फॉलो हुआ। ये क्वालिटेटिव रिसर्च से हमें पता चलता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। अलबत्ता आप लोग जब रिसर्च करेंगे ना तो आपकी रिसर्च अमूमन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मिक्स होती है, कोई एक रिसर्च इंसान नहीं कर सकता, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? आपको अपने क्वालिटेटिव रिसर्च को स्ट्रेंथन करने के लिए क्वांटिटेटिव डाटा देना होता है, तो वहाँ क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो जाती है, मिक्स रिसर्च ही होती है। More than that though, while not all qualitative researchers are on a mission to produce the general pictures of how things work, the qualitative habit of intimately connecting context with explanation means that qualitative research is capable of producing very well-founded gross contextual generalities, rather than aspiring to more flimsy decontextual versions. अब वो यहाँ पे यही आपको बात कह रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च से होता क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च ना सिर्फ आपको एक जनरल पिक्चर देती है, जनरल पिक्चर के साथ क्या होता है कि वो आपको एक मल्टी कॉन्टेक्चुअलिटी, क्रॉस कॉन्टेक्चुअलिटी ये है कि आपको एक ऐसी पिक्चर देती है जिसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। आप एक क्या कहते हैं रिसर्च करते हैं और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये नहीं वो करती कि डीकॉन्टेक्चुअलाइज कर दे कि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट ही ना पता चले, कि ऐसी रिसर्च नहीं होती। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च आप करते हैं ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको सिर्फ नंबर पता चलते हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलता,
कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च ही बताती है। This extraordinary set of strengths is sometimes forgotten in the face of criticisms that qualitative research is merely anecdotal to something precedental या कोई माजी से related हो, or at best illustrative, and that it is practiced in casual and unsystematic ways. अच्छा, नॉर्मली लोग जब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन जो असल आपने जो चीज़ जहन में रखनी है ना, ये मुश्किल वर्ड्स को देख के डरना नहीं है, आपने सिंपल चीज़ों को समझने की कोशिश करें। वो ये कह रहा है कि क्रिटिसिज्म करते हुए क्वालिटेटिव के बारे में ये समझाता था सिर्फ एनेक्डोटल या इलस्ट्रेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है और ये कैजुअल नहीं है, ये एनालिटिकल है। आपको डिफरेंट क्रॉस कंटेक्चुअल आपको जनरलिटीज़ बना कर देती है। एक ऐसा जनरलिटीज़ नहीं बना के देती जो सिर्फ किसी एक सिचुएशन में लगे, बल्कि ऐसी जो डिफरेंट सिचुएशंस में लग सके। Okay, while any piece of research, qualitative or quantitative, may be criticized for its shortcomings, the idea that qualitative research necessarily has these inherent weaknesses is based on a misunderstanding of the logic of qualitative inquiry. अब एक एक क्रिटिसिज्म ये होता है कि क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, एक ये सोच है जी कि उसके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें वीकनेस नहीं है। इट फेल्स टू सी द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस of context and of the particular in the development of our understandings and explanations of the social world. ये समझा जाता है अगर एक्चुअली ये समझा जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना जनरल इतनी हो जाती है कि वो स्पेसिफिक नहीं देखती। ऐसा नहीं, हमने शुरू में पढ़ा कि क्वालिटेटिव रिसर्च जनरल पिक्चर भी आपको देती है और स्पेसिफिक पिक्चर भी देती है, स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग भी आप करते हैं। इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च देयरफॉर हैज मैसिव पोटेंशियल एंड इट्स प्रैक्टिशनर्स फेस सम मेजर चैलेंजेस। इसीलिए तो क्वालिटेटिव रिसर्च का स्कोप ज़्यादा है, लोग करते क्वालिटेटिव रिसर्च है, आप चाहे ना चाहे आपने करनी क्वालिटेटिव रिसर्च है, और इसीलिए इसको चैलेंजेस भी ज़्यादा दरकार होते हैं। इट ऑब्जर्व्स टू बी done well so that it can make fully justified claims for its own significance, effectiveness and meaning. देखिए, ये जितना क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, वो इसलिए की जाती है ताकि वो अपने, और उसके ऑथेंटिकेट इसलिए किया जाता है, रिजल्ट्स को जनरल पिक्चर इसलिए ली जाती है, स्पेसिफिक इसलिए ली जाती है ताकि उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर कोई सवाल ना आए। Furthermore, it still has arguments to win and a reputation to build and maintain the social sciences in the social sciences. इसीलिए वो कह रहा है कि important है कि इसने आज तक अपनी जगह social sciences में बना के रखी है। Yet it cannot be done by rote or by recipe. लेकिन ये नहीं कि क्वालिटेटिव रिसर्च आप रोट रटा मार के, कोई रेसिपी है जो आपको रेसिपी बताई, आपने बिरयानी बना ली, बिरयानी की एक रेसिपी है ना, आप रेसिपी को फॉलो करेंगे, आप बिरयानी बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना होता है। It requires a highly active engagement from its practitioners and a great deal of effort, intellectual, practical, physical and emotional. देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कहते हैं, एक्टिव प्रैक्टिस हो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे एफर्ट चाहिए, प्रैक्टिकल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे, फिर जाके आपके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। चैलेंजेस फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च इज बोथ एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग। इन रिसेंट ईयर्स इट हैज बिकम द फोकस ऑफ सम fascinating debates including the ability of research to discover truths or to represent the realities of others. अब देखिए, ये रिसेंट जो वर्ल्ड है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन उठ चुका है, डिबेट हो रही है इस बारे में कि क्या क्वालिटेटिव रिसर्च हमें ट्रुथ देती है या हमें रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट करके देती है। ये चीज़ है, जैसे मैंने आपसे अभी बात की ना, ट्रुथ तो यही है कि जब एक चीज़ की डिमांड होती है ना तो लोग उसको खरीदते हैं, नहीं जब एक चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाए ना तो लोग उसको नहीं खरीदते। पर ट्रुथ क्या है, ये हमें क्वालिटेटिव रिसर्च से पता चला, वो रियलिटीज़ को इस तरह रिप्रेजेंट करती है कि नहीं, समटाइम्स कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने आप में ब्रांड बन जाती हैं, बेशक उनकी प्राइसेस बहुत हाई हो लेकिन लोग उनको खरीदते हैं। Although these issues have long been of concern to qualitative researchers, the debates have received a particular kind of impetus from critiques raised by postmodernism. छोड़ दें definitions को कि postmodernism क्या होता है। वैसे modernism के बाद जो लोग आए ना उनको कहते हैं postmodern, ठीक है। postmodernism 1920s के बाद ही सारा ये स्टार्ट होता है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आप कह लें, ठीक है। असल वो कह रहा है क्रिटिसिज्म जो आता है ना वो बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत आगे भी गई, वो पोस्ट मॉडर्न का क्रिटिक ही था। आपने इन टर्म्स में नहीं पढ़ना, इनसे आपको कुछ आएगा नहीं, ठीक है, रिलैक्स रहिएगा। फॉर डेंसन एंड लिंकन द करंट स्टेट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी रीड एज फॉलोज। अब ये डेंसन और लिंकन का मानना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च की करंट स्टेट क्या है, आज उसकी हालत क्या है। The field of qualitative research is defined by a series of tensions, contradictions and hesitations. यानी आप देखें ना, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर लिमिटेशंस होती हैं, assumptions होती हैं, कुछ टेंशन होगी तो आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे ना, नॉलेज को जानने की कोशिश करेंगे।
This tension works back and forth between the broad, doubting postmodern sensibility and the more certain, more traditional, positivist, post-perspective, naturalist conceptions. अच्छा, इन टर्मिनोलॉजी में ना जाना, मैं आपको इस वक्त एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि फिर आपके लिए मुश्किल होगा. जो आइडिया है ना, सिर्फ उसको समझने कि डिफरेंट किस्म की जो थीरीज है ना, उनके दरमियान में क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, एक ब्रिज का काम करती है. पोस्ट मॉडर्निज्म आपको, सॉरी, क्वालिटेटिव रिसर्च आपको समझाती है कि देखिए ना, एक चीज आती है फिर उसका ऑपोजिट आता है, तो फिर मिलके वो सिंथेसिस करता है. ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च भी आपको बताती रहती है, एनालिसिस करती रहती है कि हाँ अब ये ठीक है, अब ये ठीक है, या अब ये ठीक है, या ये ज्यादा बेहतर है. लाजमी नहीं कि गलती हो, या अब ये बेहतर है. तो इस तरह की ये स्टडी है. ये जो वर्ड्स बीच में है ना, आप इनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है. Others are more critical of the idea that postmodernism is broad and doubting. They suggest instead that some expression of postmodernism are ironically rather dogmatic in their assertions. For example, that the social is constituted of discourse of the subject and decentralized identities rather than living and breathing, embodied and feeling human beings. अच्छा, अब ये पोस्ट मॉडर्न बेसिकली एक पर्सपेक्टिव है, इसको छोड़ दे, इसका क्वालिटेटिव रिसर्च से ताल्लुक नहीं है. इस वाली स्लाइड को आप लोगों ने नहीं करना. The effect can be to sweep away one form of lofty generalization with another. These ideas can be very influential for the practice of research because they give us versions of what exists and therefore how we can go about seeing it. They also affect our understanding of what is good research and what is bad. अब वो बता रहे पोस्ट मॉडर्न की डिफरेंट ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, और क्रिटिसिज्म में एक ये है कि वो बाज़ का बहुत जनरल पिक्चर देता है और स्पेसिफिक नहीं देता. खैर, वो कह रहे हैं इससे फ़ायदा हमें ये है कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात कर सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च अपने आप को मनवाती है बार बार कि नहीं, वो जनरल, सिर्फ जनरल आपको ट्रुथ्स नहीं बताता, वो स्पेसिफिक ट्रुथ्स के बारे में भी बताता है. They also affect our understandings of what is good research and what is bad. और उस समय पर ये भी पता चलता है कि अच्छी रिसर्च कौन सी, बुरी कौन सी. अगर तो एक चीज आपको सिर्फ जनरल पिक्चर दे रही है लेकिन स्पेसिफिक नहीं बता रही, तो वो तो फिर बैड पिक्चर हुई ना. Postmodernist critics have been partly responsible for forcing a recognition that conventional scientific mechanisms for judging the quality of research are not entirely adequate. But at the same time, there is a danger that research driven by postmodernist principles positions itself beyond judgment. For me, this sets the alarm bells ringing, and I find myself agreeing with these who argue that it is better to learn what we can from debates about these key issues than to assume that one argument, be it postmodernist, modernist, realist, or humanist, or for example, has the capacity to demolish the other or to assert its utility. ठीक है, conformity. इस सारे पॉइंट का मसला मतलब ये है, द पॉइंट इज कि देखिए, मुझे पता है कि ये थोड़ी टर्म्स डिफिकल्ट हैं, आपने इससे डरना नहीं, इससे आपको पेपर में नहीं आएगा. तो आपने बस इस समझना है, आप लेक्चर को समझने की कोशिश करिए. वो ये कह रहा है कि बेहतर इससे ये है, ये हम अगर ऐसा करें कि इन डिबेट्स में बढ़ के हम कुछ ना सीखें, तो उससे बेहतर है कि हम कुछ एनालिसिस करें और कुछ सीख लें. कुछ सीखना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है. ये वाली वो बात कर रहे हैं यहाँ पर. आगे वो कहता है, these debates are fascinating and important and are certainly worth having, but we should not let the practice of qualitative research become unfairly paralyzed by them. वो कह रहे हैं डिबेट जरूर करें लेकिन इससे क्वालिटेटिव रिसर्च पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. It is not difficult to imagine a scenario where qualitative researchers are busy shooting themselves in the foot over questions about truth, representation, and their own arrogance in supposing ever to understand or interpret the experiences of others and indeed themselves. और वो कह रहे हैं ऐसा नहीं करें आप कि ये ना कि क्वालिटेटिव रिसर्चर्स जो है ना, कि उनके हम डिबेट ही इतनी ज़्यादा करें कि वो ट्रुथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, कि हम उनकी क्वालिटेटिव रिसर्च को ना देखें. तो बेहतर ये कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च के एनालिसिस करें. जब आप एनालिसिस करते हैं तो हमें नजर आ जाता है कि कौन सी गुड रिसर्च है, कौन सी बैड है. देखिए, वो रिसर्च जो आपको जनरल भी बता रही है और पर्टिकुलर भी बता रही है, वो रिसर्च ठीक है. In the meantime, researchers operating from different orientations and to whom such challenges might more usefully be directed may carry on regardless, seeing these as the irrelevant wrongness of a self-obsessed bond of qualitative researchers. देखें, अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि रिसर्च में कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो ठीक नहीं है, चैलेंजेस आने की वजह से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो रिसर्च सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो रिसर्च उसने ठीक नहीं की, बायसेस हैं उसके अंदर, वो नजर आ जाएंगे आपको. I think a major challenge for qualitative research is to learn how to proceed, to build and to maintain its reputation in a manner which is sensitive to these important issues without getting mired within an ultimately self-defeating debate. अब अगर इन डिबेट्स में पढ़ने की बजाय क्वालिटेटिव रिसर्च होनी ही इतनी अच्छी चाहिए,
उसका काम क्या है, वो प्रोसीड करे, बिल्ड करे और अपने मेंटेन करे रेपुटेशन को, कि एक बंदा जब रिसर्च करता है तो वो रिसर्च इतनी अच्छी करे कि उसकी ऑथेंटिसिटी वहीं पे कायम हो जाए, ये ना कि वो इन डिबेट्स के चक्कर में पढ़ के खुद अपने आर्गुमेंट को डिफीट कर दे। अच्छा जी, द काइंड ऑफ एक्टिव रिफ्लेक्सिविटी होता है सोचना, अंडरस्टैंड करना, एनालिसिस करना, विच आई हैव एडवोकेटेड इन कंट्रास्ट टू, अब ये कुछ मुझे इरेज करना था 6 से लेकर अपना क्या कहते हैं अनक्वेश्चनिंग से पहले जो 6 है वहां तक वो मैं इरेज करना भूल गया, सॉरी। ये होगा जी, इन कंट्रास्ट टू अनक्वेश्चनिंग और इवेंजलिकल adherence to any one doctrine, even a supposed anti-doctrine like postmodernism, is the best way I can think of take up that challenge while getting on with the task in hand, undertaking good quality qualitative research. अब वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर कि आप qualitative research ना एनालिसिस ना करें, इससे बेहतर ये कि कोई आप assumption रख के बैठ जाएं, assume ना करें, आप qualitative research करें. I have said that I don't wish to impose one version of qualitative research upon the reader, but instead to encourage the kind of active engagement with key issues that will help the reader to make their own research decisions. अब देखिए, बजाय इसके कि आप लोग इन डिबेट्स में पढ़ जाएं कि ट्रुथ सीक करते नहीं करते और क्वालिटेटिव रिसर्च ही ना करें, इससे बेहतर है आप क्वालिटेटिव रिसर्च करें। और ये नहीं है कि क्वालिटेटिव रिसर्च किसी एक तरीके से हो सकती है, वो कह रहा है कि मैं किसी एक तरीके को एडवोकेट नहीं करता, आप क्वालिटेटिव रिसर्च करें तो सही। Of course, it would be fair to say that this in itself constitutes an approach to the doing of qualitative research, and I cannot and would not wish to claim that I am neutral on questions to do with perspective and approach in qualitative methodology. अब वो कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में जो ये फेयर है कहना, गलत नहीं है ये कहना कि इसमें पर्सपेक्टिव आ जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा मैं न्यूट्रल हूँ, मेरा अपना भी एक पर्सपेक्टिव है, हमें एक डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स आते हैं उनको देखना चाहिए और क्वालिटेटिव रिसर्च करनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आई डू ऑफ कोर्स हैव व्यूज ऑन व्हाट क्वालिटेटिव रिसर्च शुड बी, लेकिन वो कहता है मुझे इतना यकीन है कि क्वालिटेटिव रिसर्च कैसी, और यहाँ अब आप लोग फोकस करें, ये कोर्स से सुने, ये चीज़ें आपके पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं जो आपने जिसको ज़्यादा फोकस करना है, एंड इन व्हाट इट शुड बी। और वो कह रहा है कि मुझे ये इस चीज़ का पता है कि किसी चीज़ों पर क्वालिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए। Indeed, the impetus for writing the book was a concern to encourage skilled researchers to do qualitative research well, because I think such research is highly valuable and important, while too often being undervalued. अब वगैरह मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि क्वालिटेटिव रिसर्च कैसी होनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि ताकि लोग जो हैं उसे करें और उनको अंदाजा हो कि किस तरह की जा सकती है। My ideas about what qualitative research should be are expressed most fully in the kinds of difficult questions I pose in the chapters which follow and the possibility which I shall out of answering them. Okay, spell out of them. Okay, अब वो कह रहा है कि किस तरीके से मैं बुक के अंदर चलूंगा, वो अपना राइटर बता रहा है कि ये मैं आपको बता दूं, जो हमने रीडिंग को मेंशन किया हुआ था ना मेसन की, वहां से ही मैंने सारी आउटलाइन बनाई है, ये सारी प्रेजेंटेशन तैयार की है। बुक से पढ़ने थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उससे बेहतर तो मैंने कहा पीपीटी बना लें, यहाँ से आपके लिए ईजी हो जाएगा। वैसे भी आज के ज़माने में बुक हम पढ़ते ही कम है, हालांकि पढ़नी चाहिए। खैर, अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पोस्ट किए और उससे आंसर निकाले हैं कि क्या क्वालिटेटिव रिसर्च है। अब आगे ना क्वालिटेटिव रिसर्च को भी हम डिस्कस भी करेंगे। However, I want to preface those chapters with a few key points about what qualitative research can and in my view should be. Okay. अब वो बता रहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए। उसका पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट आ गया जी, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर आपको आ सकता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या हो सकती है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, क्वालिटेटिव रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिकली एंड रिगरसली कंडक्टेड। क्वालिटेटिव रिसर्च को ना एक तरीके से किया जाना चाहिए। आई डोंट थिंक देयर आर एनी एक्सक्यूजेस फॉर अ कैजुअल और एड होक होता है जो खुद से कर ली जाए अप्रोच टू क्वालिटेटिव रिसर्च। The difficult questions posed throughout the book are intended to make researchers think, plan and act in systematic and rigorous ways in the research process. अब वो कह रहे हैं कि क्वेश्चंस आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करें और एक सिस्टमैटिक अप्रोच से चलें। आप सिस्टमैटिक अप्रोच से चलेंगे ना तो फिर आप एक रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करेंगे। This should, however, be distinguished from a rigid or structured approach, which is usually not appropriate for qualitative research. अच्छा, एक मेन जनरल सिस्टम फॉलो करना, ये नहीं कि आप एक स्ट्रक्चर बना के बैठ जाए कि उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, फिर आप क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं कर सकते। 2.
Qualitative research should be accountable for its quality and its claims, or to use Clive Sales terminology, it should be fallibilistic. अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी क्वालिटी के लिए काउंटेबल हो, ठीक है ना। आपने क्वालिटेटिव रिसर्च की, आपने एनालिसिस निकाले, आपने क्वालिटेटिव रिसर्च की कि अगर 8 नर्सेज हों और 20 पेशेंट्स हों तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, और अगर 1 नर्स हो तो 20 पेशेंट्स हो उनका बिहेवियर कैसा होगा। आपने देखा कि एक नर्स है तो वो थोड़ा सा रफ और रूड बात कर रही है, लेकिन अगर 8 नर्सेज हैं तो उन्होंने बड़े दे आर टेकिंग मच केयर। तो फिर आपने क्वालिटेटिव रिसर्च करके आपने, आप देखें ना, अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है उसकी, किस तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च की अकाउंटेबिलिटी होगी कि फिर आप इसको एक्सपेरिमेंट करके बार बार चेक करेंगे, और आप ये देखेंगे कि जब प्रेशर इतना आप डालेंगे एक नर्स के ऊपर कि वो 1 और 20 पेशेंट्स को देख रही है, तो वो तो कहीं ना कहीं तो वो सख्त होगी, ठीक है। तो आपकी रिसर्च की क्वालिटी उसका जो क्लेम है वो इस तरह चेक होगा कि आप उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी होनी चाहिए, फेलिबिलिस्टिक, कि आप उसे चेक कर सके, उसके रिजल्ट्स वही आए। इन अदर वर्ड्स, इट शुड नॉट अटेम्प्ट टू पोजीशन इटसेल्फ बियॉन्ड जजमेंट and should provide its audience with material upon which they can judge it. देखो ना, ये नहीं होना चाहिए कि वो एक ऐसी जजमेंट हतमी बना ले जिसको चेक ही ना किया जा सके। एक ऐसी जजमेंट होनी चाहिए जिसको चेक किया जा सके और जिसके बाद उसके रिजल्ट्स को फर्दर अप्लाई किया जा सके। अब देखें ना, हम बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च इसलिए करते हैं कि कुछ चीज़ों के हम सॉल्यूशंस निकालें, और हम वो निकालते क्वालिटेटिव रिसर्च से। जैसे अगर ये क्वालिटेटिव रिसर्च हम देखें तो फिर हम, इसका मकसद क्या है कि 20 पेशेंट्स के लिए आपकी जो नर्सेज हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, 8 नर्सेज होनी चाहिए, तो फिर आप वो अच्छी तरीके से फिर हैंडल करेंगे। Sino mo? Lima mo? Abang gas? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जी, पॉइंट नंबर 3 है। थोड़ा सा ब्रेक लेता, मेरा गला एकदम हो गया इतना, एकदम तेज बोलने की वजह से, सॉरी। पॉइंट नंबर 3 इज क्वालिटेटिव रिसर्च शुड बी स्ट्रेटेजिकली कंडक्टेड। एक स्ट्रेटेजी से आपने कंडक्ट करना है, लेकिन स्ट्रक्चर से नहीं करना। येट फ्लेक्सिबल एंड कंटेक्चुअल, एक तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जो आप एक स्ट्रेटेजी उसकी बनाए ना, वो स्ट्रेटेजी आप चेंज भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपको पार्टिसिपेंट्स चेंज करने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप 20 पेशेंट्स के लिए 3 नर्सेज रख के भी देख सकते हैं, 5 नर्सेज रख के भी देख सकते हैं, और 8 नर्सेज रख के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने पार्टिसिपेंट चेंज कर रहे हैं, और कॉन्टेक्चुअल भी होनी चाहिए। आप कॉन्टेक्स्ट भी निकालें कि किस कॉन्टेक्स्ट में लोग किस तरह बिहेव करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सेज किस तरह बिहेव करती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नर्सेज किस तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। एक और चीज़ मेरे जहन में भी आई, डॉक्टर्स की मिसाल आप ले लें। डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह बिहेव करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस तरह बिहेव करते हैं। डिफरेंस तो है ना। Essentially, this means that qualitative researchers should make decisions on the basis not only of a sound research strategy, but also of a sensitivity to the changing context and situations in which the research takes place. Exactly, यही चीज़ है कि आप एग्जैक्टली कि आप देखें ना, आपने सिर्फ ये नहीं होता कि एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, आप स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं और आप ये देखते हैं कि आप चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, और क्या डिफरेंट सिनारियो में भी आपके रिसर्च सेम है, उसके रिजल्ट सेम आते हैं, ठीक है। आप देखिए ना, जैसे ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का आ गया, गवर्नमेंट में किस तरीके से बिहेवियर होता है, प्राइवेट में किस तरीके से बिहेवियर होता है। एक कॉन्टेक्स्ट चेंज करने से कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है आपकी रिसर्च के अंदर, ये देखिए आप। इसी तरीके से आप देखें ना, हम लोग यहाँ पे काम करते हुए कतराते हैं, लेकिन जब हम यूरोप की कंट्री, यूरोप, अमेरिका इधर जाते हैं तो हम हर किस्म के काम वहाँ पे कर लेते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है, इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज़रूरी है कि आप चेंज करें, आप कॉन्टेक्स्ट चेंज कर करके देखें।
Point number 4, qualitative research should involve critical self scrutiny by the researcher और active reflexivity. यही होता है भाई reflexivity, ये ध्यान में रखिएगा, ये होता क्या है, ये यही होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च करते वक्त ना आप खुद बार बार देखते रहें, अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स को बार बार चेक करें, खुद भी तो उसके ऊपर देखिए, एक बंदे ने बाहर के बैठ के अकाउंटेबिलिटी करनी है, तो आप भी तो अकाउंटेबिलिटी खुद करके देखें। अक्सर जो फर्म्स होती हैं ना, उनका एक एक्सटर्नल अकाउंटेंट होता है और एक इंटरनल अकाउंटेंट भी होता है, खुद भी वो अपनी क्या कहते हैं ऑडिट करते हैं, सॉरी इंटरनल ऑडिटर भी होता है और एक्सटर्नल ऑडिटर भी होता है, बाहर की फर्म से भी वो ऑडिट करवाते हैं अपना, चेक करने के लिए कि उनके अकाउंट्स ठीक है कि नहीं। This means that researchers should constantly take stock of their actions and their role in the research process and subject these to the same critical scrutiny as the rest of their data. उसका पर्पस यही है कि आप जो भी एक्शंस करें, जो आपका अपना रोल है, जो प्रोसेस है, जो आपके वेरिएबल्स एंड पार्टिसिपेंट्स है, आप उन सबको खुद भी एनालाइज करके देखें कि क्या आपका डाटा जो आ रहा है क्या वो सही रिजल्ट्स हैं कि नहीं है। This is based on the belief that a researcher cannot be neutral or objective or detached from the knowledge and evidence they are generating. ये बात बड़ी क्लियर है, रिसर्चर जो मर्जी के लिए न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। ये जो हम कहते हैं ना लोग, हम न्यूट्रल है न्यूट्रल, वो भी न्यूट्रल नहीं होते, वो भी कहीं देखे ना, हजरत इमाम हुसैन गए, जिन लोगों के लिए गए वो वहाँ पर खामोश होकर चुप होकर बैठ गए, वो न्यूट्रल हो गए। तो आप बताएं वो न्यूट्रल होके क्या हुआ, उन्होंने तो जालिम का साथ दिया। तो बात वही है, कोई न्यूट्रल श्यूट्रल नहीं होता, पहले मुझे भी एक वक्त में लगता था, लेकिन न्यूट्रल क्या है, बात न्यूट्रल की ये होती है कि आप चुप जब कर जाते हैं तो आप जालिम के साथ दे रहे होते हैं, तब भी आप न्यूट्रल नहीं होते, आप किसी के साथ ही दे रहे होते हैं। तो रिसर्चर न्यूट्रल नहीं हो सकता, इसलिए उसको बार बार अपनी नॉलेज की वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी को चेक करते रहना चाहिए। इंस्टेड दे शुड सीक टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन दैट प्रोसेस, बल्कि उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए उनका रोल क्या है, और उस रोल को प्रॉपरली परफॉर्म करें, सही तरीके से परफॉर्म करें। Indeed, the very act of asking oneself difficult questions in the research process is part of the activity of reflexivity. Exactly. रिफ्लेक्सिविटी आपने करनी है ना, आपने साथ साथ देखना है कि आपका डाटा वेरीफाई आप खुद भी करके देखें कि सही है कि नहीं है, जो आप एनालिसिस करें वो ठीक है कि नहीं। उसका एक तरीका ये कि क्वेश्चन करें, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पोज करें, फिर आपको समझ आएगी कि क्या आपका डाटा ठीक है कि नहीं। हम एक आपके लेक्चर के अंदर ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे, उससे आपको अंदाजा होगा कि क्वेश्चंस आप किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। 5. Qualitative research should produce explanations or arguments rather than claiming to offer mere descriptions. आपने चीज़ों को describe नहीं करना, आपने arguments देने कि ऐसा क्यों, explanations देनी है। Later on, I shall argue that all qualitative research should be formulated around an intellectual puzzle, that is something which the researcher wishes to explain. Yes, वो कह रहा है आगे इस पे भी बात होगी कि intellectual puzzle होनी चाहिए, यानी आप एक intellectual analysis उसके सामने रखें जिससे further question उठे। I don't think it is sufficient for a researcher to say that they wish simply to describe something or explore what is happening. रिसर्चर के लिए ठीक नहीं कि वो बताए कि मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि क्या हो रहा है। रिसर्चर का काम है ये बताना क्यों हो रहा है, उसका काम ये नहीं कि वो सिर्फ एक्सप्लेन करे, उसका काम ये कि वो बताए क्यों, why it is happening. Descriptions and explorations involve selective viewing and interpretation. They cannot be neutral or objective or total. The elements which a researcher chooses to see as relevant for a description or exploration will be based implicitly or explicitly. Implicitly होता है कोई चीज़ जो छुपी हुई हो, नज़र ना आ रही हो लेकिन मौजूद हो, और explicitly होता है जो चीज़ सामने वाजे नज़र आ रही हो, on a way of seeing the social world and on a particular form of explanatory logic. अब वो ये कह रहा है कि एक तो रिसर्चर न्यूट्रल रह ही नहीं सकता, दूसरी बात ये कि रिसर्चर ने ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ें उसकी रिसर्च के ऊपर बेस करती हैं, कौन सी उससे रेलिवेंट है, कौन सी उसके सोशल वर्ल्ड के एनालिसिस अच्छी तरीके से करेंगे और वो एक्सप्लेनेशन जो है वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकता है। What I am advocating is that qualitative researchers recognize that they are producing arguments and are explicit about the logic on which these are based. सिंपल बात वो कह रहे हैं, इसका सारा क्रक्स ये है कि रिसर्चर जो होते हैं ना वो खुद बताते हैं कि वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स पेश करें और उसके ऊपर क्या लॉजिक्स है। आपने डिस्क्राइब नहीं करना किसी फिनोमेना को, आपने आर्ग्यूमेंट्स देने के ऐसा क्यों है, ठीक है। 6, 1 मिनट। ओके जी, पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च शुड प्रोड्यूस ये तो भी हमने किया नहीं, oh sorry, explanations or arguments which are generalizable in some way or have some demonstrable wider resonance. आपने ऐसे
रिसर्च कंडक्ट करनी है कि उसकी एक्सप्लेनेशंस हो, देखें डिस्क्राइब नहीं करना, एक्सप्लेनेशन और आर्ग्यूमेंट्स हो जिन्हें आप जनरलाइज कर सकें और उनकी कुछ ऐसी सिग्निफिकेंस हो जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। रेजोनेंस, जो रेजोनेंस होती है गूंजना, वो चीज़ बार बार आप एक्सपेरिमेंट करें उसका सेम रिजल्ट आए। I don't think qualitative researchers should be satisfied with producing explanations which are idiosyncratic or particular one to the limited empirical parameters of their study। वो कहते हैं मेरा नहीं ख्याल कि qualitative research should be satisfied, वो इससे खुश होंगे with producing explanation, ऐसी explanation से which are idiosyncratic। idiosyncratic होता है एक ऐसी चीज़ जो इनफरादी हो, यूनिक हो अपने आप में, और पर्टिकुलर ओनली टू द लिमिटेड इंपीरिकल पैरामीटर्स ऑफ देयर स्टडी। इंपीरिकल होता है कोई चीज़ जो इंसान अपने एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपीरियंसेस से निकाले, सॉरी एक्सपीरियंसेस, उसे कहते हैं एम्पिरिकल। अब वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कोई भी रिसर्चर इस चीज़ से खुश होगा कि अपने तजुर्बात से कोई वो ऐसी एक्सप्लेनेशन निकाले जो उसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लगती हो, not least because this is to underplay the great capacity of qualitative methods to facilitate क्रॉस कॉन्टेक्चुअल जनरलिटीज मेंशन earlier, क्योंकि ये उसकी कोस्ट पे होगा जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च का असल एम है। असल एम तो क्वालिटेटिव रिसर्च का ये कि वो ऐसी रिसर्च करता है कि आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से रिलेट मिलाकर निकाल कर जनरल क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं अपने एक्सप्लेनेशंस निकालते हैं। आपकी एक्सप्लेनेशंस ऐसी होती हैं जो जनरलाइजेबल है, जो उसने शुरू में ऊपर का है, जिनको आप डेमोन्स्ट्रेट करें, बार बार आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो और बार बार वो नतीजे निकले। तो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी होनी चाहिए। Similarly, I do not think that presenting data but leaving questions about its generality or wider applicability for the audience to decide is a very honest or satisfactory strategy। वो कहता है कि खाली, और ये भी ठीक नहीं है कि आप क्वेश्चंस ही ना रखें और जनरल एक स्टेटमेंट देके निकल जाएं और सारा कुछ ऑडियंस पे छोड़ दें, ये भी ठीक नहीं। आपको खुद क्वेश्चंस फ्रेम भी करने चाहिए, खुद क्वेश्चन उठाएं। इट इम्प्लाइज दैट द रिसर्चर हैज नो authorial presence and that data are raw commodities neither of which claim bears much close scrutiny। इससे लगता है कि इसका मतलब है कि रिसर्चर ने खुद उसके बाद उसकी स्क्रूटिनी नहीं की, उसका एनालिसिस नहीं किया। बहुत ज़रूरी है कि आप सवाल खुद उठाएं। जैसे आप देखो ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं जिसका आर्टिकल, उस बंदे ने खुद बार बार सवाल उठाए हुए अपनी हर चीज़ के ऊपर, एक बात करता है। और बेस्ट रिसर्च ये होती है कि अगर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स दें और उसके ऊपर सवाल उठाएं। अगर उठते हैं, नहीं उठते तो फिर आप किसी एक साइड पर हो जाए। I do not underestimate the challenges posed by generalizing from qualitative or indeed any research, however these are discussed later in the book। okay, ठीक है जी। इसमें बस वही कहते हैं, मैं एस्टिमेट नहीं करता इस चीज़ को कि चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस को तो हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 is qualitative research should not be seen as a unified body of philosophy and practice whose methods can simply be combined unproblematically। अब वो कह रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी नहीं है कि कोई यूनिफाइड है फिलॉसफी जो हर जगह ही आप लगा सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का तो काम ही यही है, फ़ायदा यही है कि वो डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट तरीक़ों से लगाई जा सकती है। Similarly, qualitative research should not be seen as necessarily in opposition to or antithetical। antithetical होता है किसी चीज़ के मुखालिफ होना। To क्वान्टिटेटिव रिसर्च, ये भी ना आप समझे कि वो क्वान्टिटेटिव रिसर्च के मुखालिफ है। दोनों के अपने अपने पैराडाइम्स हैं, दोनों अपने आप में एक रिसर्चर्स हैं। The distinction between quantitative and qualitative methods is not entirely clear-cut, and all researchers should think very carefully about how and why they might combine any methods, whether qualitative, quantitative or both। दोनों में डिस्टिंक्शन वैसे तो बड़ी क्लियर है। देखिए, क्वांटिटेटिव जब आप नंबर से डील करते हैं क्वांटिटेटिव होती है, और जब क्वालिटी से डील कर रहे होते हैं ना, बिहेवियर से डील करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव होती है। और आप इनके दरम्यान में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे जब आप वो क्या कहते हैं, ये नहीं हो सकता कि आप ये सोच के बैठ जाए कि हमने सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है। कहीं ना कहीं बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड यू विल बी डिपेंडेंट ऑन बोथ। Point number 8, qualitative research should be constructed as a moral practice and with regard to its political context। आपको morally strong होना चाहिए कि आपने biasness नहीं लानी। आपके जो अपने ओपिनियंस है वो आपने नहीं डालने, आपने एनालिसिस करना है और जो रिजल्ट्स आपने वही लेकर आने, और उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आपने जहन में रखना है। यानी आपने जो कॉन्टेक्स्ट आया वही बताना है, उसको चेंज नहीं करना। ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। हाँ, दिस इज ऑल आई थिंक। ये सारा हो गया। यस, एनी क्वेश्चंस? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बड़ा अच्छा लगा, बड़े अरसे बाद आप लोगों के लिए कोई लेक्चर आया किया, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी आपसे इसी तरीके से इंटरेक्शन तो रहेगा। होपफुली, उम्मीद तो ये है कि आपको समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई पॉइंट नहीं समझ हो रहा, क्लियर नहीं आ रहा, तो काइंडली आप मुझे बताइएगा। बाकी जो मैंने आपको कहा ना, टर्मिनोलॉजीज़ में आपने नहीं पढ़ना, उसमें क्वेश्चन आपको आना नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपसे कहा कि छोड़ दें, वो आप छोड़ दें, उसे ना तैयार कीजिएगा। सिर्फ वो तैयार करें जिसकी आपको तैयार करने की ज़रूरत है।
तो इस लेक्चर को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। फिर भी आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आई एम अवेलेबल, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।